नमस्कार आप सभी का गोल्डन जी के 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था बिहार एसआई के लेके कि सर बिहार एसआई में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना ही चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, मुझे 2 बार बिहार एसआई का प्री और मेंस बहुत अच्छे मार्क्स से निकालने का अनुभव है। और आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको लगभग जो है 60 से 65 जो चैप्टर है ना, यहीं से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे बहुत अच्छा कर लेना है। इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूं और इसके लिए क्या सोर्स होना चाहिए आपका, वो सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे एक एक करके बताऊंगा विद यहाँ पे पीडीएफ के साथ। और ये टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बिहार एसआई के बारे में कुछ बेसिक बातें। देखिए, बिहार एसआई का इस बार जो सीट है 1275 सीट है। फाइट तो बहुत ज्यादा तगड़ा है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और आपका टारगेट मैं कह रहा हूँ 85 प्लस का होना चाहिए। और 85 प्लस नंबर जो है आप मात्र जो है 60 से 65 चैप्टर को पढ़ के बिल्कुल ला सकते हैं, है ना। आराम से ला सकते हैं। अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, बिहार एसआई में आपको 2 फेज से गुजरना पड़ेगा। एक तो आपका पीटी होगा और दूसरा आपका मेंस होगा। पीटी क्वालिफाइंग है और यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ, प्री में भी आपका 85 प्लस का टारगेट रखिए अभी से। और मेंस में तो ये रखना ही पड़ेगा, इससे कम अगर लगेगा तो फिर जाइएगा बाहर। तो मेंस में तो आपका 85 प्लस होना चाहिए। और प्री के कंपेयर में मेंस इजी होता है। मैं फिर से कर रहा हूँ, प्री के कंपेयर में मेंस हमेशा अभी तक जितने भी बिहार एसआई का एग्जाम हुए हैं वो इजी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, चलिए, अब प्री और मेंस का सिलेबस दोनों सेम है। हिस्ट्री पॉलिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना। मैथ्स सब में पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। सेम सिलेबस है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको प्री और मेंस दोनों के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला जो आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है हिस्ट्री के लेके। देखिए भैया, हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में आपके एग्जाम में जो है 15 से 18 क्वेश्चन रहेगा। प्री और मेंस का ये है आंकड़ा। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री का 3 सेक्शन होता है। आपको प्राचीन भारत दिखेगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा जो है आधुनिक भारत का इतिहास। तीनों मिला के 15 से 18 क्वेश्चन रहता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जो रहता है आधुनिक भारत के इतिहास से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से रहता है प्राचीन भारत से, और 2 से 3 क्वेश्चन जो है, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखा गया है, मध्यकालीन भारत के इतिहास से रहता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर, आपने पहला सेक्शन बता दिया, ये 15 से 18 नंबर हिस्ट्री का हम पढ़े कहाँ से। देखिए, इसके लिए आपने जो भी बुक फॉलो किया होगा, ठीक है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करिए। आप लोगों में से कुछ लोग लोसेंट कर रहे हैं, कुछ लोग क्रॉन कर रहे हैं, या फिर कई अन्य सारे बुक कर रहे हैं, तो भाई करिए। जो भी बुक फॉलो करते आए हैं वो आपको करना है। चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे चैप्टर बता देता हूँ और उस चैप्टर में जाके देखिएगा उस बुक में कि ये चैप्टर है, और है तो अच्छे से कवर किया गया है कि नहीं किया गया, मैं आपको बताऊंगा। ये नोट्स भी बताऊंगा, क्योंकि मैं जो अपना नोट्स तैयार किया हूँ आपको पता होगा, है ना। चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की या साइंस की बात करें, तो एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन है और स्टैंडर्ड बुक का भी कंपाइलेशन है। लुसेंट और जो बाकी जो बुक है वो तो आपको हलवा लगेगा। तो मैं अपने नोट्स में भी बताऊंगा कि भाई कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखते जाना है, अगर वहां पे है तो उसे कवर करिए। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको कवर करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। हिस्ट्री, अभी मैं हिस्ट्री का यहाँ पे चैप्टर बताऊंगा, कौन कौन सा चैप्टर मैं लिख दिया हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास में जो ये जो चैप्टर है ना, इसमें से कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना ही है, सब कुछ बताऊंगा। जरा सा गौर से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ये एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का काम खत्म। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैं बता दूंगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, जो कि 10 नंबर 10 से 12 नंबर में यहाँ पे कभी कुछ कुछ यहाँ पे शिफ्ट में देखा गया तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो भाई ये पॉलिटिकल साइंस है। उसके बाद यहाँ पे भूगोल, यहाँ पे देखिएगा ज्योग्राफी, और यहाँ से भी 15 से 17 क्वेश्चन रहता है, तो इंडियन ज्योग्राफी का बोलबाला ज्यादा रहता है। चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है आगे बता दूंगा। अगला सेक्शन है आप लोग का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, और इसके लिए लोग डरते हैं, नहीं डरना है, मैं सब कुछ समझा दूंगा। कितना चैप्टर पढ़ना उतना पढ़ के जाना, बहुत अच्छा स्कोर होगा। अब आ जाते हैं साइंस में।
साइंस में बायोलॉजी का आप सबको पता है, बायोलॉजी से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं 9 से 10 क्वेश्चन, भौतिक से जो है 8 से 9 क्वेश्चन, और रसायन से जो है रसायन विज्ञान से केमिस्ट्री से जो है 5 से 6 क्वेश्चन, और गणित से 6 से 7 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का भी रहता है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में मैं बात करूं यहाँ पे प्री में, तो प्री में अगर देखा जाए तो यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। अब ये तो पूरा कंप्लीट इसका पैकेज है, ठीक है, मतलब कि इतना यहाँ पे आपका सिलेबस है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इसके लिए आपको कौन सा बुक और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए जहां से बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। कुछ भाई साहब बोल रहे थे सर मुझे हिस्ट्री की बात की जाए, है ना, तो वो मुझे जो है डेट याद नहीं रहता है ना, चाहे ज्योग्राफी की बात कीजिए तो कुछ फैक्ट होता है जो हमें याद नहीं रहता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, तरीका होता है भाई साहब, तरीका होता है, रटने से सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको इस वीडियो में वही चीज तो बताने आया हूँ आज, है ना। फिर से कह रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास लगभग मैं कहूँगा 50 से 55 दिन ही है, अब ज्यादा टाइम नहीं है, और इसी समय में आपको ये सारे चैप्टर को पढ़ लेना है। एकदम 60 से 65 चैप्टर है, एकदम उसे अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, जहां से यहाँ पे तो आपको 10 चैप्टर दिख रहा होगा, क्या ये 10 चैप्टर ही पढ़ना है? तो मैं कहूंगा यस, आपको ये 10 चैप्टर ही पढ़ना है, और इसमें से कुछ चैप्टर मैं बताऊंगा जिसे आपके जुबान पे वो चैप्टर होना चाहिए। जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा जरा सा देखिए, ये तो बौद्ध धर्म है, मैं प्रागैतिहासिक काल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक काल का चैप्टर है जो मैं कवर करवाया हूँ। और देखिए अब मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ आगे पढ़ो, नहीं, कहीं भी पढ़ो आपको इस तरीके से कवर करना है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में आपको जैसे इसका टाइम पीरियड बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम, हालांकि मैं समझाऊं, प्रागैतिहासिक काल है ना, उसका यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे आप चीजों को डायग्राम से जो करेंगे ना, जैसे यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में क्या था, तो यहाँ पे लेखन कला जो है, मतलब कि लेखन का कोई साक्ष्य नहीं मिला था, और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे पाषाण काल को रखते हैं। सेम कंडीशन आदिऐतिहासिक काल में, अब यहाँ पे लेखन का साक्ष्य तो मिला था, है ना, लेकिन उसका जो यहाँ पे लेख था, हम लोग जो मतलब कि लिपि था, हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, और इसी के अंतर्गत तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। इस तरीके से चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐतिहासिक काल जो कि वैदिक सभ्यता से हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ऐतिहासिक काल जहाँ पे लेखन कला भी मिले हैं और उसका जो लिपि था हम लोग पढ़ पाए हैं, और ये कहानी शुरू होता है कहाँ से, तो वैदिक काल से। अब यहाँ पे जैसे आप सबको बताया कि यहाँ पे पाषाण काल को अब हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है ना, कि भाई यहाँ पे आपको बताया कि पुरा पाषाण काल में मानव क्या थे, तो ये आखेटक और संग्राहक थे। आखेटक और संग्राहक क्या होता है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, जो भी बुक से पढ़ते हैं, है ना, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आग का आविष्कार यहीं से शुरू हो गया था, तो और एग्जाम यहाँ से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई आग का आविष्कार जो है कौन से काल से शुरू हुआ था, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप चीजों को करना है, ठीक है। मान लीजिए मध्य पाषाण काल में तो मानव का अस्थि पंजर यहाँ से मिला है, और नव पाषाण काल में जैसे पहिए का आविष्कार हो गया था, यहाँ पे कृषि का आविष्कार हो गया था, अस्थायी निवास का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, पशु पालन का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, और प्रथम पालतू कुत्ता जैसे जानवर, सॉरी ये था कुत्ता था, है ना। तो यहाँ से और यहाँ से कौन कौन से एविडेंस मिले हैं और ये किस किस जगह से मिले हैं, आपको यहाँ पे मैं जो समझाऊं तो आपको विद डायग्रामिकली सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो यार अच्छे से करिएगा, और बहुत आसान है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो देख सकते हैं, देखिए मैं सारे चैप्टर को नहीं बताऊंगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में भी वही कंडीशन, आपको यहाँ पे फैक्ट भी ध्यान रखना होते हैं, है ना। जैसे मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता का, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं भाई, रटते रहते, रटने वाली चीज नहीं है भाई साहब, है ना। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आपके दिमाग में पहले क्लिक होना चाहिए कि ये कहाँ तक फैला हुआ था, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो भारत में फैला हुआ था, भारत और किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो जैसे भारत की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु क्या था हड़प्पा सभ्यता का, सबसे पूर्वी बिंदु क्या था, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या था, सबसे यहाँ पे पश्चिमी बिंदु क्या था, कहाँ तक फैला हुआ था, है ना। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में छपेगा ना, तो भाई चीजों को लंबे समय तक याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे किस जगह से कौन से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। तो इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली क्या था, इसके व्यापार वाणिज्य कैसा था, है ना। यहाँ पे जैसे व्यापार ये लोग करते थे, तो ये कहाँ से करते थे, क्योंकि अब जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कालीबंगा यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, हड़प्पा कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, गुजरात कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है, वहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं,
मैं फिर से कह रहा हूं, आपको चीजों को इस तरीके से करना है। सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है और यही तरीका होता है पढ़ने का। तो इस तरीके से आप देख लो। और देखिए, एक बुक में आपको सारे कंटेंट में फिर से कह रहा हूँ नहीं मिलेगा। चलो लुसेंट पढ़ रहे हैं या क्रोन पढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ अगर सिलेक्शन लेना है तो इससे थोड़ा सा आगे अब जाने की जरूरत है, क्योंकि इस बार फाइट बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे वैदिक सभ्यता पे आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। और एक वैदिक काल का टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 1500 बीसी से, मतलब ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, ये ऋग वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल, मतलब वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, मतलब कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना। अब यहाँ पे वैदिक सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए। वैदिक सभ्यता का भाषा कौन सी थी, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता की जो प्रशासनिक इकाई क्या था, है ना, सबसे नीचे कौन था, सबसे ऊपर कौन था, इनके देख रेख में थे, उन्हें क्या कहा जाता था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, सॉरी पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे चैप्टर को कवर करने हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपका वो प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, धार्मिक आंदोलन में खास तौर पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए। और आपके दिमाग में ये तब चिपकेगा जब चीजों को डायग्रामिकली समझेंगे, या सारे चीज नहीं रट सकते हैं। जैसे यहाँ पे धार्मिक आंदोलन में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिएगा धार्मिक, देखिए ये महाजनपद जो चैप्टर है ना, ये छोटा सा चैप्टर मैं मेंशन भी करते हैं। जैसे 16 महाजनपद है, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में है, तो ये भी ध्यान रखना है। और आपको, हालांकि मैं जो समझाऊं विद डायग्रामिकली कौन से महाजनपद कहाँ पे है, और इस 3 जो महाजनपद बिहार में है ये कौन कौन सा है, आपको यहाँ पे दिखेगा। मगध है, वज्जी है, अंग है, और इसकी राजधानी कहाँ पे है। यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हालांकि मैं आपको यहाँ पे भी सब कुछ समझा दिया हूँ। तो इस तरीके से आप चीजों को आप सही से करिएगा। उसके बाद जैसे आगे आइएगा, मैं फिर से कर रहा हूँ, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से चीजों को करना है। जैसे धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत अच्छे से करिएगा। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, और इसमें सॉरी बौद्ध धर्म में बोल रहा हूँ, जैन धर्म का। तो जैन धर्म का जैसे यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, जैन धर्म का। और इसमें 24 तीर्थकर है, तो 24 तीर्थकर आपको ध्यान नहीं देना है ना, ध्यान नहीं रखना है। इसमें कुछ तीर्थकर है जो कि आपको पता है यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको सपोज दैट बता रहा हूँ। अब जैसे आगे बढ़िएगा तो जैसे यहाँ पे प्रथम है, द्वितीय है, तीसरा है, 7वां है, 16वां है, 21वां है, 22वां, 23वां, 24वां, ये लगातार ये कौन थे और इसके प्रतीक चिन्ह क्या था, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्श्वनाथ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पार्श्वनाथ के बारे में जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, है ना। और ये कहाँ के थे, किसका पुत्र था, है ना, कितने वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने सन्यासी ग्रहण कर लिया था, इनकी प्रमुख विशेषताएं, है ना। क्योंकि इन्होंने जो है, इनकी प्रमुख शिक्षाएं थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। और इसी में जो है आपको पता है कि अहिंसा जोड़ा था किसने, महावीर स्वामी ने। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में अच्छे से पढ़, यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, है ना। और आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं तो भाई इस तरीके से चीजों को करिए, करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वही लोग अच्छा इस बार परफॉर्मेंस कर पाएंगे जो कि आपके दिमाग में सब चिपका रहेगा। ठीक है, धार्मिक आंदोलन में आपको यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म पे अच्छे से फोकस करना है यहाँ पे। उसके बाद जैसे नीचे जाइएगा तो मेरे नोट्स में आपको दिख जाएगा जैसे बौद्ध धर्म, है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में एकदम जैसे इनके परिचय, ज्ञान की प्राप्ति, इनकी मुख्य विशेषता, अन्य तत्व और बौद्ध संगीतियां, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से चीजों को आपको करना है डायग्रामिकली। मैं फिर से कर रहा हूँ, चीजों को डायग्रामिकली करिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उरुबेला में जैसे आप सबको बताया, मैं बोल रहा हूँ, गौतम बुद्ध ने जो है जैसे 5 लोगों को जो है यहाँ पे साधक मिले थे और यहाँ पे इन्हें शिक्षा दिया था, आपको पता होगा, जिनका नाम अब कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है ना। आप सबको पता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति गया बिहार में 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे। इस तरीके से चीजों को ध्यान रखना है ना। और कहाँ पे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, है ना, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था। इस तरीके से इनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, बौद्ध धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, भाई कौन कौन से राजा हुए थे, है ना, प्रथम अनुयायी कौन था इसका, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, मृत्यु कब हुआ, इस तरीके से मैं फिर से कह रहा हूँ
आपको चीजों को डायग्रामिकली, जैसे अष्टांगिक मार्ग जो है किस धर्म से संबंधित है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग है या फिर नहीं है, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा। जैसे 4 बौद्ध संगीत हुआ था, है ना, तो ये कहाँ पे हुआ था, इसके संस्थापक इस कौन से स्थान पे हुआ था, इनके अध्यक्ष कौन थे और उस समय कौन से राजा जो है अपना शासन व्यवस्था को चला रहे थे। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे धार्मिक आंदोलन में, ये जो चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, धार्मिक आंदोलन में छोटा छोटा चैप्टर होता है। जैसे शैव धर्म है, तो शैव धर्म के बारे में आपको सरसरी निगाहों से देख लेना है, छोटा छोटा है ना। शैव संप्रदाय कौन कौन से थे, जो कि शैव संप्रदाय से क्वेश्चन अब हमेशा पूछे जा रहे हैं। उसका छोटा सा चैप्टर आपको यहाँ पे वैष्णव धर्म मिलेगा। देखिए कुछ बुक में आपको बता रहा हूँ, सब में ये आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें हमेशा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो भाई आप कोई और अन्य बुक का, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी का थोड़ा सा सहारा आप ले लीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना मिस हो ना, क्योंकि यार एक एक नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जैसे ईसाई धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, आपको सब यहाँ पे दिखेगा। जैसे पारसी धर्म हो गया, हालांकि यहाँ से सब कुछ नहीं पढ़ना होता, कुछ कुछ पॉइंट पढ़ना होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य के उत्कर्ष में देखा जाए तो मुख्यतः जो है यहाँ पे 4 वंश के बारे में पढ़ना होता है ना। जैसे हरियक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया और मौर्य वंश हो गया। अब कहते हैं ना कि भाई सर आप कैसे यहाँ पे याद करें, तो यही तरीका होता है। तरीका मैं फिर से कराऊँ ना, तो आपको इस तरीके से डायग्रामिकली आप चीजों को जो है समझना है, तभी यार लंबे समय तक याद रहेगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप किसी का सहारा ले सकते हैं। मैं नहीं करूँ, मेरे साथ आइए कहीं पे भी, और वहां पे देखिए कंटेंट अच्छा है, चीजों को अच्छे से समझा रहे हैं, तो वहां पे जाके पढ़ लीजिए, है ना। नहीं तो सेल्फ स्टडी में अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास जो है उतना टाइम नहीं है, लंबा टाइम लग जाए। सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, इस तरीके से आपको चीजों को करना है। मैं फिर से कर रहा हूँ मेरे भाई, मुझे पता है ये जो पूरा वीडियो देख रहे हैं वही कैंडिडेट देख रहे हैं जो कि सीरियस है। और मैं ये भी देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर आप ये बता दीजिए कि हमें कौन सा जो है क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। यहाँ पे सेलेक्टेड 100 200 300 क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, मुझे तो हंसी भी आता है इस बातों पे, ताकि एग्जाम में वही आ जाए। भाई साहब ऐसा नहीं होता है, आपको वो चैप्टर, हाँ जो चैप्टर बता रहा हूँ उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जो सिलेबस है आपका, तो सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा ना, तो अच्छे से करिए, ठीक है। जैसे इस तरीके से आपको करना है, जैसे हरियक वंश के संस्थापक कौन है ना, और इसमें कौन कौन से शासक जो है महत्वपूर्ण है वो आपको देखना है। जैसे अजात शत्रु के बारे में आपको पढ़ना होता है, उदयन के बारे में पढ़ना होता है, जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे नागवंश का कहानी शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से चीजों को करिए, लंबे समय तक याद रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिकंदर के बारे में आपको पता है कि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कहानी शुरू हो जाता है मौर्य वंश का, विद डायग्रामिकली मैं आपको कह रहा हूँ, चीजों को समझिएगा। हिस्ट्री रटना नहीं है, हिस्ट्री को रटना नहीं होता है, हिस्ट्री को समझना होता है, ठीक है। और यही कारण होता है कि जो अच्छे से पढ़ते हैं वो बीपीएससी में भी अच्छे नंबर लाते हैं, और बिहार के कई जो अन्य एग्जाम होते हैं उसमें भी अच्छे नंबर लाते हैं, है ना। हिस्ट्री चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूँ, चाहे ज्योग्राफी की बात करूँ, चाहे साइंस की बात करूँ, तो यार सब कुछ नहीं रटना होता है, बहुत आसान होता है चीजों को समझना। जैसे मान लीजिए मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, ठीक है, मौर्य वंश आपके चैप्टर में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ के जाना ही है एग्जाम हॉल में। और यहाँ पे आपको दिखेगा मौर्य वंश, तो इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और वृद्धरथ, जो कि मौर्य वंश का अंतिम जो है शासक होते हैं, है ना। इतना ही पढ़ना होता है और इसी के बारे में पढ़ना होता है। और आप लोग बुक पता नहीं अलग अलग बुक में रटते रहते हैं कि ये वो फलना चिल्ला, तो नहीं रटना होता है। ये चीजों को जो है आपको अच्छे से भी डायग्राम करिएगा, लंबे समय तक याद रहेगा, तो इस तरीके से करना होता है। खैर मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा तो और लंबा वीडियो हो जाएगा, तो भाई ये सब कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो मौर्योत्तर काल को देख लेना है। संगम वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम काल जो है, संगम काल में बोल रहा हूँ, अब यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, आपको पता है। गुप्त काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आपको पढ़ के जाना है। और दक्षिण भारत के इतिहास में आपको सब नहीं पढ़ना होता है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो कि पढ़ना होता है। जैसे गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या करते हैं भाई, रटना शुरू कर देते हैं। भाई रटना नहीं होता है, और गुप्त साम्राज्य से जो है हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं विद डायग्रामिकली। अगर मैं जो मैं अपने बारे में बताऊं तो भाई मैं सबको जो है विद डायग्रामिकली सबको समझाया हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जैसे गुप्त साम्राज्य के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त होता है, उसके बाद घटोत्कच आता है, चंद्रगुप्त प्रथम आता है, चंद्रगुप्त यहाँ पे प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, कुमारगुप्त आता है। तो ये सबके बारे में नहीं पढ़ना होता है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पे शासक है उसके बारे में पढ़ना होता है। और यार बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, और आपको थोड़ा सा विद डायग्रामिकली चीजों को समझना है। मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे गुप्त साम्राज्य है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है।
यह जो इसका जो मैप पे अगर देखेगा तो इसका साम्राज्य जो है विस्तार कहाँ तक हुआ था, तो भाई ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इस तरीके से, है ना, ताकि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहे। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आपका बैच जो है शुरू है। बिल्कुल यह शुरू है बिहार एसआई का, और ये जो है 45 डेज का ये कंप्लीट ये पैकेज है आप लोगों के बीच में मैं लेके आ रहा हूँ, मतलब कि लेके आ चुका हूँ। ये डेली आपको 4 क्लासेस मिल रहा है स्पेशल बिहार एसआई के लिए, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं। इसका फी मात्र 1099 रुपए है, और मैं जितने भी यहाँ पे तरीके बता रहा हूँ ये सारे चैप्टर आपको वहाँ पे कवर करवाया गया है ना। तो आपको इसमें मिलेगा ऑल सेक्शन का वीडियो मिलेगा, प्लस पीडीएफ मिलेगा एंड हैंडरिटन नोट्स में, और विद डायग्रामिकली मैं जो आपको अभी सब कुछ दिखा रहा हूँ ये सब कुछ आपको मिलेगा सारे सेक्शन का, ठीक है। तो अभी डेली 4 क्लासेज मिल रहा है। क्लास जो है ये शुरू हो चुकी है 6 अक्टूबर से, ठीक है। जो लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको इस नंबर पे, नीचे वाला जो नंबर आप देख रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे जो है पेमेंट कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है। यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, और 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। और स्क्रीनशॉट करके जो है इसी नंबर पे 9341766130, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट करके भेजना है, और साथ में अपना नाम प्लस डिस्ट्रिक्ट लिख के भेजिएगा। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। क्लास शुरू है, जितने भी क्लासेस हो चुके हैं अभी तक आपको सारे क्लासेज आपको दिख जाएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आराम से क्लास कर सकते हैं। जो भी डाउट होता है पढ़ने के बाद तो डायरेक्टली वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ भी, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। एकदम जीरो लेवल से मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं डेली 4 क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा, और एक दिन एक क्लास में एक चैप्टर पूरा मैं करवा देता हूँ। आपको मैं दिखाई दिया कि कंटेंट कैसा रहता है, सब कुछ विद डायग्रामिकली सब कुछ समझाया गया है। उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 10,000 रुपया देके या फिर 50,000 रुपया देके बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़े ना, तो ये कंटेंट और ये गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा। आप एक बार देख लेना, ठीक है, मिला लेना। खैर मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं, और फिर से कर रहा हूँ यहाँ पे एकदम घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर 7 से 8 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार है तभी आइए, और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। आपको अगर अच्छा, एक क्वेश्चन रहता है कि सर मैथ रीजनिंग भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, मतलब कि जनरल स्टडीज का सारे सेक्शन, है ना, जनरल साइंस का सारे सेक्शन, है ना, मैथ भी, यहाँ पे रीजनिंग भी करवा दूंगा। जो महत्वपूर्ण चैप्टर है मेंस के लिए वो भी, है ना, हैंडरिटन नोट्स आपको सब सेक्शन का मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं। और मुझे पता है कि अभी तक शुरू से लेकर अभी तक लगभग 20-21 मिनट तक वीडियो को देखे होंगे, तो जाहिर सी बात है आप सीरियस कैंडिडेट होंगे, है ना, तभी यहाँ तक वीडियो को आप देख पाए हैं। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास का काम खत्म। अब यहाँ पे मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखना तो क्या क्या पढ़ना होता है, बहुत आसान होता है। तो भाई साहब मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास जो देख रहे हैं ना, ये मैं कह रहा हूँ सबसे आसान होता है। इसमें आपको मैं कह रहा हूँ 4 से 5 नंबर जो पूछे जाता है ना, देखिए इसका दायरा कभी कभी बढ़ा दिया जाता है ना, लगभग 6-6 क्वेश्चन 7-7 क्वेश्चन भी आते हैं, और इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। मैं तरीका बताता हूँ, देखो इसमें आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं धार्मिक, ये धार्मिक आंदोलन आपने प्राचीन भारत के इतिहास में भी पढ़े हैं, लेकिन आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी पढ़ना होता है धार्मिक आंदोलन, ठीक है। खास तौर पे सूफीवाद बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है ना। दूसरा है यहाँ पे भक्ति आंदोलन, और दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन नहीं जानता, जिसमें आप गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये करना होता है बहुत अच्छे से। उसके बाद प्रांतीय राजवंश, अच्छा ये पढ़ना कैसे है। अब यहाँ पे अगर मैं मेरे साथ अगर जुड़ते हैं, नहीं भी जुड़ते कोई बात नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप पढ़िएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे चैप्टर तो मैं आपको बता दिया हूँ, लगभग 5-6 चैप्टर। जैसे आपको पता है कि भारत पर जो है, अगर मध्यकालीन भारत का जब दौर देखिएगा, जब खासतौर पे यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 2 जो है देश का जो है मुस्लिम आक्रमणकारी जो है आक्रमण किए थे। खासतौर पे एक अरब लोग किए थे और एक तुर्क मुसलमान किए थे, ठीक है। अरबी मुसलमान और तुर्की मुसलमान। तो अरबी मुसलमान में हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं, और इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस तरीके से ले लेना है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरीके से अगर नोट्स बना है आपका या फिर बना है, तो रिविजन करने का यही तरीका होना चाहिए, और पढ़ने का भी यही तरीका होना चाहिए। इसका क्या उद्देश्य था, जब मोहम्मद बिन कासिम जो है, या आप कह सकते हैं कि भारत के क्षेत्र में आक्रमण किया था, कब किया था, कहाँ पे इन्होंने पहले जो है आक्रमण किया था, है ना, किस क्षेत्र को जीता था। तो बस यहाँ पे अरब मुस्लिम के बारे में बस इतना पढ़ना है, सॉरी
अरबी जो आक्रमणकारी थे, आक्रमण किए थे, इसके बारे में बस इतना पढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पे तुर्क जो मुसलमान थे ना, ये जो है पूरे तरीके से सत्ता जमाता है दिल्ली सल्तनत पे। आपको पता होगा इसमें मोहम्मद गजनी आएगा, पहले गौरी आएगा, और गौरी से के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने नाम सुना होगा, और यहाँ से कहानी हो जाता है शुरू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है। आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख सकते हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, जो मेरे साथ अगर पढ़िएगा तो आपको ये नोट्स और इस तरीके से सारे क्लासेस आपको मिल जाएगा, एकदम आसान शब्दों में सब समझाया हूँ। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर ये पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से लगभग जो है आपका जो है लगभग 8 से 9 घंटा महत्वपूर्ण है रिविजन करने के लिए, और पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो मेरे हिसाब से 10 क्लास काफी है, 10 से 12 क्लास मान के चलते 15 क्लास काफी है। अगर इससे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए तराइन का युद्ध को देख रहा है, तो यार चीजों को डायग्रामिकली समझिएगा। बहुत मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं तो फिर आप इस रेस से बाहर हो जाइएगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं ना, जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, इसके संस्थापक कौन है ना, टाइम पीरियड क्या है, इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखिएगा ना, तो भाई आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और इस तरीके से, और जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, खास तौर पे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना साम्राज्य विस्तार जो है किस तरीके से इंडिया के क्षेत्र में किया था, कहाँ तक जो फैला हुआ था, इस तरीके से चीजों को करिएगा डायग्रामिकली। मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री जो है ना आपको लगेगा हलवा, आप डरते हैं ना हिस्ट्री से, हलवा लगेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है यहाँ पे कौन कौन से चीजें खासतौर पे, जैसे आपके एग्जाम में ये सब बहुत कंफ्यूजन करता है। जैसे कुबल उल इस्लाम जो है मस्जिद है ये, तो कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये मंदिर है या मस्जिद है। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, ये कहाँ पे है ना, और इस तरीके से चीजों को करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ यार, ये बहुत आसान होता है। जैसे कुतुब मीनार की बात की जाए, अभी 69वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होगा। इस तरीके से चीजों को करिएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये मैं सारी चीज बताऊंगा नहीं, मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता दे रहा हूँ। उसके बाद मुगल साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मराठा के बारे में पढ़ना है, और कुछ विविध वाला सेक्शन है जो कि आपको पढ़ के जाना है, इतना पढ़ के जाना ही है। अब आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, लगभग जो है 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, 10-10 भी पूछ जाते हैं। और बीपीएससी में यही बात करें तो आपको पता है इसका क्या वेटेज रहता है ना, लगभग 25 से 27 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो ये हालांकि बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। तो यहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो भाई एक जो चैप्टर है, आप सबको पता है कि जब मुगल काल पढ़ते हैं तो साथ में जोड़ के पढ़ लीजिएगा, उत्तरवर्ती मुगल काल, है ना। और इसमें जैसे आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रारंभिक मुगल काल में जैसे बाबर होता है, हुमायूं होता है, अकबर होते हैं, है ना, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या होता है। और उत्तरवर्ती मुगल काल में तो ये डेटा आपको मुझे पता है, आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा टफ है, टफ नहीं है, ये पढ़ने का तरीका होता है, आसान होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरीके से आपको चीजों को करना पड़ेगा। जैसे बहादुर शाह के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह जफर मत सोचिएगा, मुगल का अंतिम बादशाह। आप लोगों का अगला जो चैप्टर है, जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो जब जैसे यूरोपीय कंपनी का जो आगमन होता है तो भाई आपको चीजों को डायग्रामिकली, मैं फिर से कह रहा हूँ, समझना है ना। सबसे पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, इन्होंने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापना किया था, इस तरीके से चीजों को मैं कह रहा हूँ पढ़िएगा दोस्त। पढ़ने का यही तरीका होता है, और चीजों को अच्छे से पढ़िएगा ना तो लंबे समय तक याद रहेगा। हालांकि मैं जो पढ़ा हूँ तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, तो आप कैसे भी पढ़ रहे हैं, किसी भी एंगल से पढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपको इस तरीके से चीजों को करिएगा, माइंड में मैप टाइप का जो है बना के समझने का कोशिश करिएगा। मैं कह रहा हूँ एक बार इस तरीके से पढ़ लीजिएगा ना, फिर आप जो है ना, आपका ये जो है ना पूरे अंदर में हो जाएगा ये सारे सेक्शन में। फिर से कह रहा हूँ यही सच्चाई है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को करिए, तो हिस्ट्री का काम। और हिस्ट्री में ध्यान रहे, आपको यहाँ पे मैं चैप्टर भी बता दिया हूँ। जैसे ये तो उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ना है, भारत में यूरोपीय कंपनियों को आगमन पढ़ना है, और प्रांतीय शासन से प्रश्न हमेशा आते हैं। यहाँ पे आपको ब्रिटिश काल में जो है प्रशासनिक एवं आर्थिक नीति, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर आप लोग का है किसान और जनजातीय आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बीपीएससी में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होगा 3 क्वेश्चन। और इधर बिहार एसआई में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं ना, तो आपको पता है कि बीपीएससी का फॉलो बिहार एसआई में होता है ना, वहां से प्रश्न उठा के दिए जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस के लेके आप सबको पता है, यहाँ से प्रश्न हमेशा रहता है। 1857 का विद्रोह, ये पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं छोड़ना है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में आपको क्या करना है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही हिस्सा है ना, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण होता है 1885 से 1915 तक, बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद भारत का जो है राष्ट्रीय आंदोलन
का द्वितीय चरण जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा तृतीय चरण, और गवर्नर जनरल के बारे में सरसरी निगाहों से देख लेना है, और गांधी जी के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से यार चीजों को करना है। तो हिस्ट्री का काम खत्म। आप कहेगा सर इतना टाइम लग गया, पूरे डिटेल में बताया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ एक बार इस वीडियो को देख के और जैसे तरीका बता रहा हूँ ना करके जाना। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस की बात करूं मेरे दोस्त, पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको ये फ्री में नंबर देता है, मैं फिर से कह रहा हूं फ्री में जो है 14 नंबर देता है, और ये नंबर उठाना आसान है। जैसे आपको क्या करना है, भारतीय संविधान का विकास को बहुत अच्छे से कवर करना है। संविधान का निर्माण, यहाँ से प्रश्न आते हैं, प्रस्तावना अनुसूची, इतना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं कह रहा हूँ किस तरीके से आपको कवर करना है, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं, मैं लिख दिया हूँ। जैसे भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास जो पढ़ते हैं ना, तो इसे दो खंड में बांट के पढ़िएगा। एक तो जो आपको पता है, जैसे आपको पता है यहाँ पे भारत में जो है कंपनी का शासन क्या था, ब्रिटिश कंपनी का, ये कब से कब तक था, और ब्रिटिश क्राउन जो है उसके बाद अपने भारत के क्षेत्र में जो शासन व्यवस्था चला रहे थे तो वो अपने हाथों में ले लेता है 1858 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद होता है। और यहाँ पे जितने भी एक्ट हुए हैं ना, मतलब कि है ना, मतलब कि पारित किए गए ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे एक्ट नहीं पढ़ना होता है, कुछ महत्वपूर्ण है जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ। अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे मैं चैप्टर में हाईलाइट कर देता हूँ, उसे करके जाइएगा एग्जाम। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं ना, ये जो चैप्टर सब है, जैसे आपका ये जैसे संघ में उसके राज्य क्षेत्र हो गया, ये प्रस्तावना अनुसूची, सब आपको रटने बैठ जाते हैं। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका तरीका होता है ना, जैसे हमारे संविधान सभा को हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है ना, और प्रस्तावना को जो पढ़ते हैं, तो भाई यहाँ पे प्रस्तावना की बात की जाए तो ये इसका स्रोत क्या है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है, इसका भाषा कहाँ से लिया गया है, इसका आधार क्या है, और प्रश्न यहीं से आपके घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ चीजों को डायग्रामिकली समझिए और लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना है, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। यहाँ पे जितना भी चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का दिया हूँ, इसे तो आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। देखिए ज्योग्राफी में मैं बात करूं, ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया ना कि लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आता है, 19 क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको पता है, दरोगा की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडियन ज्योग्राफी में भारत का समान परिचय, एकदम यार मैं कह रहा हूँ ना, डायग्राम भी कर ली, फिर से कह रहा हूँ यार, चीजों को समझिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं भर भर के। और मैं कह रहा हूँ अगर आपके कमांड अच्छे से होगा ना, तो ज्योग्राफी में ये 12 से 15 नंबर बहुत आसान है। भारत का भौतिक स्वरूप भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आपको पढ़ना है। अपवाह तंत्र इतना इंपॉर्टेंट है, और अपवाह तंत्र में मैंने आपको बताया था, है ना, यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र जो है ये पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियां, भाई इतना है तो ही है, और इसी को तो पढ़ना है, जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए अच्छे से करके जाएगा। भारत की जलवायु, वनस्पति, कृषि और कुछ विविध वाला सेक्शन है, आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो गया लंबा। क्योंकि आप सबको पता है कि ज्योग्राफी में हम लोग 2 सेक्शन को पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ भूगोल में, एक भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। देखिए विश्व का भूगोल में क्या पढ़ना है, विश्व और भौतिक भूगोल में, सॉरी विश्व और भौतिक का भूगोल में, इसमें थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें को ध्यान रखना है। जैसे आपको पता है कि भौतिक भूगोल और भू आकृति के बारे में यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हालांकि अगर मैं ये 15 से 17 जो क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछ जाते हैं, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से रहता है इंडियन ज्योग्राफी से, अब 4 से 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है ना। तो यहाँ पे जलवायु विज्ञान के बारे में बेसिक चीजें यहाँ पे देखना होता है, समुद्री विज्ञान के बारे में, और उसके बाद आपको सब कुछ नहीं देखना होता है। यहाँ पे आ जाइएगा पर्वत, झीलें, रेगिस्तान, यहाँ पे कटक, नदियां, द्वीप, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मानव भूगोल को चाहे तो यहाँ पे कुछ फैक्ट होते हैं, मुझे लगता है 40-50 फैक्ट है, जो कि देख के जाइएगा, बस काम हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। बहुत डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में। देखिएगा भाई साहब, देखिए मैं सभी सेक्शन का नोट्स दिखाऊंगा तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो होते जा रहा है, क्योंकि लगभग आधा घंटा से ऊपर का वीडियो हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग का टाइम में, आपको सारे चैप्टर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र की मूल बातें, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, वित्त और बैंकिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है। योजना, खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, गरीबी, बेरोजगारी, इतना ही चैप्टर पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में, है ना, और ये पढ़ के जाना है। अब आ जाते हैं साइंस में। साइंस की अगर मैंने बात बताया था ना, लगभग यहाँ पे 25 से 27 क्वेश्चन आता है ना, आपके एग्जाम में। मैं एसआई का बात कर रहा हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए भी बता दिया हूँ, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपके मन में डाउट होगा सर इकोनॉमिक्स हम डरते हैं, तो डरना नहीं है, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे चैप्टर लिख दिया हूँ, तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना नहीं होता, हालांकि मैं जो पढ़ाता हूँ
थोड़ा सा डीप में और लेके जाता हूँ, लेकिन ये सब नहीं पढ़ना होता। जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ पे आगे जो लेके चलूंगा, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें, और मैं फिर से कर रहा हूँ, आपको चीजों को डायग्राम से समझना है ताकि लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था होता है, विकसित अर्थव्यवस्था होता है ना, और इसके किन 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 मूल बातों को ध्यान रखना है, मैं सब कुछ हालांकि यहाँ पे बताया हूँ। तो इस तरीके से चीजों को करिएगा, पढ़ना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ। जैसे वैश्विक संबंध के आधार पर जो अर्थव्यवस्था की वजह से बंद अर्थव्यवस्था होता है, खुली अर्थव्यवस्था होता है ना, इसके बारे में आपको चीजों को समझना है यार। जैसे अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मूल बातें जहां से प्रश्न पूछ जाते हैं, अर्थव्यवस्था की क्रियाएं, यहाँ पे मैं हालांकि सब कुछ लिख दिया हूँ अपने नोट्स में, आपको पता होगा अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। प्रश्न यहाँ से आपको पता है, अगर आप PYQ देखे होंगे तो आपको ये दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे अगला जो चैप्टर है, जो कि सभी लोग डरते हैं, जैसे आप लोग का दूसरा जो चैप्टर मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में लोगों को पता नहीं किस तरीके से डरते हैं कि GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, NI क्या होता है, FCI क्या होता है, सॉरी PCI क्या होता है। यार बहुत आसान होता है, ये सब तरीका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और मैं जो आपको समझाया हूँ GDP के बारे में, तो देख सकते विद डायग्राम सारी चीज समझाया हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको एक जगह मिलेगा, तो मेरे साथ आना चाहिए, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ है ये, लेकिन चीजों को आपको ऐसा ही करना है ताकि आपको ये सेक्शन आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, तभी 85 प्लस 90 प्लस नंबर आएगा, है ना। या फिर इतना नंबर वो लोग लाएगा जो 5 साल से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और लुसेंट को पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से NCERT अच्छे से पढ़ चुके हैं, घटना चक्र का जो पूर्वालोकन के बुक आते हैं उसे पढ़ चुके हैं, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता है, ठीक है। यही सच्चाई है, सच्चाई नहीं कोई बताएगा। चलिए साइंस में आ जाते हैं, चलो भाई बायोलॉजी में आ जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बायोलॉजी में सबसे पहले आप कोशिका को कवर करिएगा, है ना। और मैंने बायोलॉजी के लिए मैं बुक बता दिया हूँ, आपने जो भी बुक फॉलो किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ या 9th और 10th का NCERT पढ़ लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मान लीजिए कोशिका का जो चैप्टर है, तो 9th क्लास में सबसे पहले सेल वाला चैप्टर आएगा, और जब इस चैप्टर को ये आपको कोशिका वाला चैप्टर दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से कोशिका का चैप्टर दिखेगा। और कोशिका जो चैप्टर है ना, इससे लोग डरते हैं, सेल से। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ, देखिएगा पढ़ने का तरीका होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ बायोलॉजी आपका ना, बायोलॉजी का फैन हो जाइएगा। ये जो सेल चैप्टर है ना, इतना महत्वपूर्ण है सेल, और यहाँ पे मैं बताऊँ इसे बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। हालांकि मैं जो करवाया हूँ एकदम आसान शब्दों में सब कुछ समझाया हूँ, यहाँ पे विद डायग्रामिकली समझाया हूँ। कोशिका का खोज किसने किया था, किससे किया, कैसे पता लगा, यहाँ पे देख सकते कौन से यंत्र था, है ना। यहाँ पे सब कुछ एक एक करके मैंने बताया हूँ, डायग्राम से सब कुछ समझाया हूँ, है ना, विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में एकदम। और ये समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी होगा, जैसे ना प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, है ना। आपको यहाँ पे दिखेगा कोशिकांग मतलब कोशिका के जो अंदर का भाग होता है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका में अंदर क्या होता है, डायग्राम से समझिए चीजों को, और लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके लिए NCERT तो आपको करना ही पड़ेगा, साइंस के लिए NCERT मस्ट है, ठीक है। आनुवंशिकी, इसी के बाद जो है कोशिका के बाद यहाँ पे एक चैप्टर में हालांकि शायद लिखना भूल गया हूँ, टिश्यू आता है ना, मतलब जिसे हम लोग हिंदी में उत्तक कहते हैं। हालांकि मैं अपने कोर्स में पढ़ाया हूँ, मैं फिर से कहना हूँ मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि भी आप मेरे साथ हो, नहीं, आप कैसे भी करके कहीं भी पढ़िए, लेकिन चीजों को डायग्रामिकली समझिए, तभी याद होगा। अब वो जमाना गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, BPSC में इस बार शायद 2 क्वेश्चन जेनेटिक्स से पूछा गया था, आपको पता होगा, तो और आगे भी पूछा जाएगा इसमें भी, तो ध्यान रखिएगा। मानव कार्य की परिसंचरण तंत्र, यहाँ पे जो मानव शरीर के तंत्र में आप समझ लेना कि भाई उसमें सब आ जाता है ना, कार्यकी में, ठीक है। तो ये आपको करना है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम सब हो गया, तो हालांकि मैं अपने नोट्स में तो पूरे डिटेल में सब कुछ समझाया हूँ आपको। जैसे कंकाल तंत्र पढ़िएगा ना, तो आपका खोपड़ी में एकदम छेद करके हम घुसा देते हैं आपको सारी चीजें विद डायग्राम, यहाँ पे मैं समझाया हूँ, ठीक है। एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है, मैं सब कुछ यहाँ पे बताया हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, देख सकते हैं ना, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ये कंकाल तंत्र है। और उसके बाद यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो मैं फास्ट में दिखा देता हूँ, मैं जीरो से सब कुछ समझाया हूँ, और यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम कितना महत्वपूर्ण आपको पता ही होगा। सेम कंडीशन परिसंचरण तंत्र है, पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, पादप कार्य की है, मानव रोग है, ये बहुत इतना पढ़ के जाना है आपको इसमें। फिजिक्स में यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा दिया हूँ, ये भौतिक मतलब कि भौतिक इकाइयाँ, गति के नियम आपको पता है, बल, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा,
कार्य ऊर्जा और शक्ति, ये इलास्टिसिटी, प्रत्यक्षता, ये सब करना है। ध्वनि बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। आधुनिक भौतिकी से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे जरूर देख के जाइएगा। केमिस्ट्री देखिए सबका मैं यहाँ पे पीडीएफ दिखाऊंगा तो बड़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ मेरे कहने का मतलब ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। रसायन विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो पदार्थ एवं उसकी प्राकृतिक पढ़ना है, एकदम जीरो से मैं भी पढ़ाया हूँ, उसे करके जाना है। परमाणु संरचना, तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं ना, लोग रटना शुरू कर देते हैं। देखो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब हाँ कुछ चीजें तो आपको रटना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया। जैसे कार्बनिक रसायन के बारे में बताया था, कुछ बेसिक बातें। हालांकि रसायन विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक बातें बताया था। यहाँ पे 1 मिनट मैं थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त। देखो इस तरीके से, हालांकि मैं पढ़ा हूँ, आपको जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये आपको फ्री में नंबर देता है। तरीका पता होना चाहिए, और ये तरीका तब डेवलप होगा आपके अंदर जब चीजों को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। है ना, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़िए। हालांकि मैं चैप्टर में यहाँ पे देखो ईंधन भी देखना है, यहाँ पे आपको मैं चैप्टर बता दे रहा हूँ। जैसे आवर्त सारणी को देख लेना, अम्ल, क्षार, लवण, विलयन, धातु, अधातु बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंधन, मानव निर्मित कुछ जो पदार्थ होते हैं, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लेके जो कि आप, ये इकलौता सेक्शन है जो कि सबसे ज्यादा नंबर दे रहा है, ये इकलौता सेक्शन। कितना, तो ये 20 से 25 नंबर दे रहा है ना। 25 नंबर मायने रखते हैं। देखिएगा करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूंगा, जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप पीडी से पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ रहे हैं, या देखो एसपीडी, इसके लिए बिहार दरोगा के लिए मैं कह रहा हूँ लगभग जो है 70 से 75% क्वेश्चन आपका कवर करवा देता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसे तो करना ही करना है, एसपीडी का जो आती है करंट अफेयर्स, वो साथ में यार पीडी कर लीजिएगा, है ना। हालांकि अगर मेरे साथ आते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे प्रतियोगिता दर्पण का कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, है ना। वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का मैं करवाता हूँ। लेकिन एसपीडी करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम को अच्छे से देख लेना है ना। और देखो यहाँ पे इस तरीके से चीजों को कर देना। करंट अफेयर्स में भी चैप्टर होता है, आपको ये नहीं बताएगा कोई, है ना, सिर्फ आप रटते रहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स में भी चैप्टर होता है। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, यहाँ से 25 में से 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से आता है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन 3 से 4 क्वेश्चन अभी आ रहा है करंट अफेयर से जोड़ के। खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, है ना, तो इसका भी यार चैप्टर है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। आंतरिक कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम और संयुक्त जो है युद्धाभ्यास, जहां से 2 क्वेश्चन रहता है। नियुक्तियां, जहां से 2 क्वेश्चन रहता है। चर्चित पुस्तकें एवं व्यक्ति, जहां से 2 क्वेश्चन रहते हैं। योजना 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। चर्चित व्यक्ति कुछ विविध वाला सेक्शन है। तो हालांकि मैं जो तैयारी किया हूँ आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे मैं आपको सपोज दैट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। देखिए इसके लिए एसपीडी और एडिटोरिया अगर 1-2 साल से या फिर 6-7 महीना या साल भर से भाई फॉलो करें, तो मुझे पता है कि भाई आप अच्छे करेंगे। मान लीजिए देखिए, अगर मैं जो पढ़ाया हूँ यहाँ पे करंट अफेयर्स का वो भी, तो यहाँ पे देखिएगा सेक्शन वाइज, है ना, टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटना, ये चैप्टर का नाम है। जैसे अप्रैल वाला मैं पढ़ाया हूँ, आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। तो पहले अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में जो है यहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा, जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पे सारे एक जगह मिलेगा, है ना, यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, और ये मंथली वाइज मैं करवाया हूँ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, सितंबर तक अभी करवाया हूँ। अक्टूबर कब आएगा, नवंबर, दिसंबर तक जो कि आपका एग्जाम है, इस तरीके से आएगा ना। तो आपको ऐसा ही करना है, इस तरीके से करिएगा ना। उसके बाद एसपीडी और ये पढ़िएगा ना, तो ये लगेगा एसपीडी और एडिटोरियल सब लगेगा हलवा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हलवा लगेगा। और ये तरीका हालांकि मैं यूट्यूब पे नहीं बताया था और मैं बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि सर बता दीजिए, तो इसलिए मैं बता दिया हूँ। क्योंकि ये मुझे पता था कि इसको बताने में लंबा टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटा तक टाइम लग जाएगा, और मैं पूरा डिटेल बताता तो 1.5 घंटा टाइम लग जाता, ठीक है। तो चीजों को इस तरीके से करिएगा मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन नहीं बल्कि टॉपर बनिएगा, ठीक है। और यही कारण होते हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं ना, तो वो आपको सही तरीका नहीं बताते, ठीक है। इस तरीके से करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ लुसेंट प्लस जो क्रॉन की जो बुक है या फिर एसपीडी की जो बुक है वो अच्छी बुक नहीं है। अच्छी बुक है, नो डाउट, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। एक जगह सारे कंटेंट वहां पे भी मिल जाता है, लेकिन आप बिगिनर है ना, या फिर 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका बेसिक सही नहीं है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बार में चीजें को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर चीजों को सही से करिएगा तो फिर अच्छा होगा, ठीक है। हालांकि मैं सारे चैप्टर बताने का कोशिश किया हूँ, सारे मैं यहाँ पे टॉपिक बताने का कोशिश किया हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे स्पेशल बिहार भी पढ़ना है, तो स्पेशल बिहार में कुछ कुछ पॉइंट भी पढ़ना होता है। तो हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा उसमें क्या कहते हैं
क्योंकि स्पेशल बिहार का भी 5 से 6 क्वेश्चन रहता है बिहार दरोगा में, आप अगर पेपर सही से देखे होंगे तो आपको पता होगा, है ना। तो ये सारे चैप्टर में बताने का कोशिश किया हूँ फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और जो तरीका बताऊँ, जितना टॉपिक बताऊँ उसे कर लीजिए, हाँ लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत से काम नहीं होने वाला दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको डेली डेली एक जो है मॉक टेस्ट लगाना है किसी भी, मैं अच्छा कुछ बोले कौन सा प्रकाशन, तो 3 से 4 प्रकाशन का मॉक टेस्ट कम से कम लगाइए, सेट प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, और PYQ करिए। देखते हैं बिहार दरोगा में कैसे 85+ नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। फिर से सही सुन रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूं, मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा सिलेक्शन नहीं होगा, देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं इसका अब दायरा बढ़ा लीजिए, डेली एक सेट प्रैक्टिस लगेगी, उसका एनालिसिस करिए, मेरे साथ भी जुड़िएगा, तो पर भी मैं मॉक टेस्ट करने बोलूंगा मॉक टेस्ट देने के लिए। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कहीं भी कैसे भी करके पढ़ लीजिए। मॉक टेस्ट से ही आपका कन्फ्यूजन दूर होता है ना, कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं जहां से आप उसे सही कर लेते हैं, तो ये तरीका होता है। तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, सारे तरीके बता दिया हूँ, ये एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब कुछ बताने का कोशिश किया हूँ। इतना कर लो, लिख के देता हूँ आपके, इस बार 1275 सीट है ना आपके कंधे पे, इस बार जो है ये डबल स्टार होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो जरा सा लंबा तो जरूर हो गया, लेकिन जो चीज बताया हूँ, जो लोग छठे हैं या फिर 1-2 नंबर से छटते हैं उनको पता होगा कि ये चीज क्या है, ठीक है। ऐसा ही नहीं बताया, एक दिन का मेहनत नहीं है, लंबे समय का मेहनत है, जो कि हम आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया हूं मैं। बाकी आप लोग समझदार हैं तो जितना बता दिया हूं उसको फॉलो कर लीजिए, पढ़ लीजिए, पक्का सिलेक्शन होगा। जिस भी बुक से, कोई भी बुक, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है तो उस बुक से फॉलो करके ये सारी चीजों को फॉलो कर लीजिए, सिलेक्शन भी होगा, नौकरी भी होगी, अच्छी सैलरी भी होगी, और पब्लिक में आपका वैल्यू तो होता ही है, साथ में कई सारी चीजें और होता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। और हाँ, सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।